नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके चंदन सर। जी हाँ दोस्तों, आपको इस चैनल में स्वागत है। यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अब तक आपने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जब उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1210 ईस्वी में, यहाँ तक आपने पढ़ा था उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान नामक खेल खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद उनका एक पुत्र था, वो शासक बना, जिनका नाम था आराम शाह। आराम शाह नाम ही आराम शाह है और यह वाकई में आराम प्रस्त था। एक निकम्मा था शासक, जिसके कारण जनता त्राही त्राही कर रहे थे। इसी बीच तुर्क सरदारों ने मिल करके बदायूं के गवर्नर, जी हाँ दोस्तों, बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को बुलाया। अब भाई इल्तुतमिश है कौन? तो उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1197 ईस्वी में यानी कि 1197 ईस्वी में इसको खरीदा था 1 लाख जीतल में। और यह बहुत ही अच्छा कुशल नेतृत्वकर्ता इल्तुतमिश था। याद करेंगे 1206 ईस्वी में खोखरों को पराजित करने के लिए मोहम्मद गौरी गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गया था, उसके साथ इल्तुतमिश भी गया था। इल्तुतमिश की कुशल युद्ध प्रणाली, युद्ध करने का ढंग देख करके मोहम्मद गौरी खुश हो गया था और ऐबक को बोला कि इसको दासता से स्वतंत्र कर दो। ऐबक भी इसे दासता से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र करने के बाद इसको एक स्थान का गवर्नर बना दिया गया। कहते हैं लोग इक्ता कहिए चाहे गवर्नर। तो कौन सा इलाका था? जी हाँ दोस्तों, वो बदायूं था। बदायूं पहले बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, वहाँ का इसे गवर्नर बना दिया गया था। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो ही बदायूं का ही वहाँ गवर्नर था और उसको तुरंत तुर्क सरदारों ने बुलाया और बुला करके राज्य शासन उनके हाथों में देने के चाहा। उन्होंने आते ही आराम शाह को पराजित किया और पराजित करने के बाद अपना शासन का बागडोर अपने हाथों में ले लिया। अब दोस्तों, ये 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश आया। तो 1210 में इल्तुतमिश आया तो इसकी शासनकाल 1236 ईस्वी तक रही है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, जिसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं और इसकी एक महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हैं। ये बोर्ड पर केवल महत्वपूर्ण फैक्ट ही लिखा गया है, जो कि आपको एग्जाम में 110% आता ही आता है। इसको तो आप याद कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का था। यह शासन बनते के साथ सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो भारत की राजधानी लाहौर थी। यहाँ दोस्तों लाहौर थी। तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन सर्वप्रथम किया और यह दिल्ली ले आया। कहाँ ले आया? दिल्ली लाने के साथ जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई थी तो भारत में अनेक राजपूत वंश उदय हो गए थे, जो कि अलग अलग अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसके लिए उन्होंने बड़ा ही रणनीतिकारी एक नीति चली, जिसको हम लोग बोलते हैं तुर्क-ए-चहलगामी। यहाँ दोस्तों, तुर्क-ए-चहलगामी आप देख सकते हैं, तुर्क-ए-चहलगामी। जी हाँ दोस्तों, तुर्क-ए-चहलगामी की स्थापना किया, जिसमें उन्होंने एक 40 महत्वपूर्ण तुर्कों का दल बनाया और उसको 40वां दल घोषित किया। 40वां दल घोषित करने के साथ साथ यानी कि उसको हम लोग तुर्क-ए-चहलगामी भी कहते हैं। अब ये महत्वपूर्ण हो गए, सभी क्षेत्र में बटे हुए थे और इनका काम चल रहा था। तो ये सरदारों का क्या काम था तुर्क-ए-चहलगामी का? यानी कि 40 सरदार का क्या काम था? तो इनको काम था अपने क्षेत्र के टैक्स वसूलना, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना। जब जरूरत पड़े तो सेना का डिमांड होती तो यह सेना भी रखते थे और इनको इल्तुतमिश को मदद करते थे। तो बदले में क्या मिलता था भाई?
तुर्क सरदारों को, चालीसा दल को क्या मिलता था? तो कुछ नहीं मिलता था। नगद पेमेंट नहीं थी, नगद पेमेंट जो था वो नगद पेमेंट बंद कर दिया था इन्होंने। इसके बजाय उन्होंने भूमि दिया था कि आप टैक्स लीजिए, टैक्स वसूलिए और कुछ रखिए और कुछ भाग आप खजाने में जमा कीजिए। बड़ा ही इल्तुतमिश चतुर व्यक्ति था, अर्थात तुर्क के चहलगामी की स्थापना किया था। अब बताते हैं पुनः फिर से, जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तो उनके दो व्यक्ति थे जो उनके रिश्तेदार थे, यल्दोज जो कि मुल्तान का था और कुबाचा जो कि यल्दोज जो था गजनी का था और कुबाचा मुल्तान के था। ये दोनों अपनी तैयारी करने लगे कि दिल्ली का शासक मैं बनूं, दिल्ली सल्तनत का शासक मैं बनूं। इसके लिए इल्तुतमिश बड़ा ही नीति चलता है और सर्वप्रथम यल्दोज को 1215 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम यल्दोज को 1215 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत के युद्ध में, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में, याद रखेंगे दोस्तों। 1215 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच होती है, जिसमें यल्दोज को पराजित कर दिया जाता है। ये आपका बोर्ड पर लिखा हुआ भी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रिपीटेड अगेन, तराइन का युद्ध कब कब हुआ था उसको देखेंगे। पहला तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, किनके बीच, याद कीजिए, गौरी और किसके बीच हुई थी? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, फिर उन्हीं बीच में हुआ था गौरी और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच। पहले युद्ध में गौरी की पराजय हुई थी और द्वितीय युद्ध में गौरी की जीत हुई थी। अब यहाँ तृतीय पानीपत का युद्ध भी आ जाता है 1215 ईस्वी में, जिसमें यल्दोज और कौन थे भाई? तो इल्तुतमिश थे, याद रखेंगे। यल्दोज को पराजित कर देता है और यह निश्चित हो जाता है। इसी बीच कुबाचा भी तैयारी करता है युद्ध की, तो 1217 में कुबाचा को पराजित करता है, लेकिन पूर्ण रूप से पराजित नहीं करता, उसको छोड़ देता है। बाद में कुबाचा फिर से आक्रमण करने की तैयारी करता है, तो उन्हें फिर से पुनः 1228 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 1228 ईस्वी में पूर्ण रूप से पराजित करता है, जिससे कुबाचा लज्जित होता है और लज्जित होकर सिंधु नदी में कूदकर डूब मरता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे। अब यह भारत पर पूर्ण रूपेण से अधिकार करता है। पूर्ण रूपेण से अधिकार करने के बाद इनकी कुछ कामें होती हैं। पहला, उन्होंने अपने ससुर, याद रखेंगे, इनके ससुर, इल्तुतमिश के ससुर कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक किला बनवा रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनवा रहा था, लेकिन कुतुब मीनार की नींव ही रख पाया था, शायद एक तल्ला बनवा लिया था, आगे नहीं बना पाया था, जिसका पूरा जिम्मेवारी इल्तुतमिश उसके दामाद लेता है और कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करता है। जहाँ दोस्तों कुतुब मीनार की निर्माण 4 तल्ला हुई थी, याद रखेंगे। बाद में इसकी और भी बताऊंगा कुतुब मीनार की कहानी। कुतुब मीनार का पहला निर्माण दूसरे साथ नागौर राजस्थान में है। जी हाँ दोस्तों, नागौर राजस्थान में है। वहाँ पर एक अंतारिकिन, देखिए बोर्ड पर देखिए, अतारिकिन के दरवाजा बनवाया। यह दरवाजा आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अतारिकिन के दरवाजा बनाया, जिसको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने मरम्मत भी किया था। अब बात होती है अतारिकिन के दरवाजा है क्या भाई? तो अतारिकिन के दरवाजा आप याद रखेंगे, बुलंद दरवाजा, जिसको अकबर ने बनाया था। तो अकबर ने इसी से प्रेरणा लेकर के बनवाया था, वही अतारिकिन की दरवाजा है। बाद में इल्तुतमिश अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करता है, भारत में चारों तरफ अपनी कब्जा कर लेता है। जो राजपूत वंश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे, उनको वो पराजित करता है। पराजित करने के बाद यह एक और व्यवस्था लागू करते हैं, इक्ता व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बताया था यह नगद पेमेंट देने के बजाय यह भूमि दिया करता था। इक्ता मतलब, इक्ता एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ ही होता है भूमि। यह भूमि देता था और उससे कहता था कि उस एरिया में आप रहिए, टैक्स वसूलिए। इक्ता वसूलने वाले को इक्तेदार भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे दोस्तों। अब आगे आते हैं, इसको यानी कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं वास्तविक संस्थापक?
कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया था तो अपने शासनकाल में टकसाल नहीं खोला था, टकसाल नहीं था दोस्तों। और इन्होंने टकसाल खोला, टकसाल खोलकर 2 मुद्रा चलाया, चांदी का जिसको हम लोग बोलते हैं टका, और तांबे का पैसा चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं जीतल, जो 175 ग्रेन का था। जो हाँ दोस्तों, टका सिल्वर का था, चांदी का था, जीतल तांबा का था और 175 ग्रेन का था। उस पर इन्होंने खलीफा का नाम अंकित करवाया था और अपना एक उपाधि उसे मिला था। उपाधि कैसे मिला था वो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर रिपीटेड अगेन, थोड़ा ध्यान देंगे। 18 फरवरी 1229 को 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा, बगदाद के अब्बासी खलीफा के व्यक्ति थे अल मुंसिर बिल्लाह, अल मुंसिर बिल्लाह जो खलीफा माना जाता था। वो उसने एक खियालत पत्र दे करके इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया था। खियालत पत्र माना अभिप्रमाण पत्र दिया था, उसके साथ साथ उन्होंने एक उपाधि भी दिया था जिसका नाम था नासिर उल मोमिन, जिसका अर्थ होता है धर्म रक्षक, धर्म को रक्षा करने वाला। यह उपाधि दिया था और यह रहने लगा था। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय भी शासक था। कैसे कर सकते हैं? तो इनके राज शासन में इनका जो जहाँ निवास होता था, निवास के बाहर दोनों दरवाजे की ओर 2 शेर पत्थर के बना हुआ था, जिनके गले में घंटी बंधी हुई थी और एक डोर लगी हुई थी। उस डोर को बजाने से घंटी बजती थी, जिसके से पता चलता था उसे न्याय की जरूरत है, और इल्तुतमिश 24 घंटा कभी भी उसका न्याय देने के लिए तत्पर आ जाता था। जी हाँ दोस्तों, इनकी बहुत ही अच्छी नीतियाँ थी। उसके बाद इन्होंने एक और बहुत बढ़िया काम किया, मंगोल आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, मंगोलों का आक्रमण हुआ था, मकबरनी आया था, जिसको चंगेज खां मारते हुए, उसको पीछा करते हुए भारत में प्रवेश किया था। तो भारत में दिल्ली में जब यह पनाह मांगा तो इल्तुतमिश ने चतुराई पूर्ण दिखाते हुए मकबरनी को यहाँ पर आश्रय नहीं दिया। अगर मकबरनी को आश्रय देता तो चंगेज खां आक्रमण कर देता, भारत को तबाही करता। और इन्होंने मकबरनी का साथ न देकर बहुत ही काम अच्छा किया। यहाँ दोस्तों एक और स्टोरी सर, इल्तुतमिश का एक पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उनकी याद में एक मकबरा बनाया था जो कि सुल्तानगढ़ में था। कहा जाता है मकबरा शैली का यह जन्मदाता थे इल्तुतमिश। सर्वप्रथम पहला मकबरा बनवाने वाले नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाने वाले ये इल्तुतमिश थे। बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इन्होंने गलत काम भी किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर को इन्होंने ध्वस्त किया, बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया, राजपूत वंशों को ध्वंस किया। इसके साथ ही युद्ध करने के दौरान थक गए थे और बहुत ही बीमार होने लगे थे। अंततः उनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश की कहानी समाप्त हो जाती है, जिसकी आगे कहानी मैं अगले वीडियो में दूंगा। दोस्तों आप तैयार रहेंगे, आप सब्सक्राइब ज़रूर रखेंगे ताकि आपको यह वीडियो पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।